नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज हम रीट परीक्षा भर्ती पर एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और अपनी चर्चा का विषय रहेगा प्रथम भाषा हिंदी में शिक्षण शास्त्र पर एक प्रश्नोत्तरी। यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रह सकती है, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो L1 और L2 दोनों के लिए हैं और विशेष रूप से वो प्रश्न गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा सुने और अपनी रीट की तैयारी में और महत्वपूर्ण एक कदम आगे बढ़ाएं। तो आज का पहला प्रश्न है, पूरी पाठ्यचर्या में रिक्त स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको ये बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण या आकलन निर्माण। तो इसका सही उत्तर है वो है नंबर 2 विकल्प, ज्ञान निर्माण। क्योंकि कोई भी अध्यापक जब एक पाठ्यचर्या करता है, किसी विशेष प्रकरण को लेकर जब छात्रों से चर्चा करता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है ज्ञान का निर्माण करना। और ज्ञान के निर्माण में भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप भाषा अध्यापक हैं या अन्य किसी विषय का अध्यापन करवाते हैं, लेकिन उसके लिए भाषा सबसे पहला स्तंभ होता है, आधार होता है। क्योंकि बिना भाषा के किसी भी प्रकार के विषय को छात्रों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर, ज्ञान निर्माण। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। 4 विकल्प हैं। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। नंबर 2, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। नंबर 3, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक लाने के लिए तैयार करना। या नंबर 4, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। आप 1 मिनट इस प्रश्न के लिए सोचें क्या उत्तर रहेगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इसका उत्तर क्या रहेगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। प्रश्न दोबारा बोल रहा हूं, प्राथमिक कक्षाओं में यदि आप भाषा अध्यापक हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक आप भाषा अध्यापक हैं, तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। तब इसका उत्तर होगा बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ये क्या होते हैं? तो नंबर 1, आप किसी एक विशेष टॉपिक पर छात्रों से चर्चा करें, वार्तालाप करें। नंबर 2, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से छात्रों के सामने भाषा संबंधी विषय वस्तु को परोसें। नंबर 3, छात्रों के विचार आप सुने, अपने विचार उन्हें सुनाएं, ताकि एक भाषा को वो एक भली भांति रूप में जान सकें और उसका सही सही प्रयोग करने के लिए तैयार हो सकें। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 नंबर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है आज का, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। यानी आप हिंदी पढ़ा रहे हैं,
और जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में वार्तालाप करता है, जो भी उसकी मातृभाषा है, तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने को कहेंगे। बाकी सब बच्चों से आप कह देंगे कि इसकी भाषा सीखें। नंबर 3, मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए डांटेंगे। या नंबर 4, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो आप सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अब जिसने भी इसका सही उत्तर माना है 1 नंबर, उसका सही उत्तर है। क्यों है कि यदि वह मातृभाषा में कोई प्रश्न पूछता है और यदि आप उसकी मातृभाषा नहीं समझते हैं तो आप उस बच्चे को अनदेखा कर देंगे और ऐसी स्थिति में वह ज्ञान प्राप्ति से वंचित रह जाएगा। क्योंकि आप बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने को कहेंगे तो आप हिंदी भाषा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि आप मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए डांटेंगे तो आप उसे एक प्रकार से गूंगा बहरा बना देंगे। गूंगा बहरा इसलिए बना देंगे क्योंकि हिंदी भाषा वह सुन नहीं पा रहा है और मातृभाषा में आपने उसको डांट दिया है तो वह सुन ही नहीं पाएगा। जैसे यदि हिंदी की बजाय मान लीजिए अपन अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, हमें अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जा रहा है जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता है, और हमारे बच्चे अधिकतर हिंदी भाषी होते हैं। यदि उन्हें केवल और केवल अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए अनिवार्य कर दिया जाए तो वो बच्चे घुटन महसूस करने लगेंगे और सीखने में उनकी रुचि नहीं रहेगी। नंबर 4, अनदेखा कर देंगे। यदि आप अनदेखा करते हैं तो इसका मतलब आप उसकी समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उस बच्चे की समस्या को दूर कर सकें, इसके लिए उसकी मातृभाषा समझनी अत्यंत आवश्यक होती है। अतः इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं नंबर 4 यानी चौथे प्रश्न की ओर। आज का अपना चौथा प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है? नंबर 1, भावात्मक संबंधों का होना। नंबर 2, वर्णमाला याद करने का कौशल। नंबर 3, अनुमान लगाने का कौशल। या नंबर 4, भाषा की संरचना की समझ। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प, अनुमान लगाने का कौशल। क्योंकि यदि आप पढ़ना चाहते हैं और यदि किसी भी वस्तु से, कथा से, कविता से आपका भावात्मक संबंध जुड़ जाता है तो आप तीव्र गति से पढ़ सकते हैं। जैसे चंद्रकांता संतति के नाम से जब उपन्यास लिखा गया था तो उस उपन्यास को पढ़ने के लिए दक्षिणी भारत के लोगों ने भी बहुत अधिक संख्या में हिंदी सीखी थी, क्योंकि उस नाटक के प्रति, उपन्यास के प्रति लोगों का भावात्मक संबंध जुड़ गया था। इसलिए उन्होंने हिंदी सीखी, जबकि दक्षिणी भारत में हिंदी का विरोध अधिक होता है। तो भावात्मक संबंध अनिवार्य होता है। दूसरा, अपन यदि बात करें वर्णमाला याद करने का कौशल, तो यदि हमें वर्णमाला याद होती है तो ही हम पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि बिना वर्णमाला के पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद है भाषा की संरचना, यानी भाषा कैसे बनती है, तो वो हमें आना चाहिए, तभी पढ़ना सीखेंगे। लेकिन अनुमान लगाना, सृजनात्मकता को बढ़ाना है, पढ़ना सिखाने के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है। वस्तुतः अनुमान भी भाषा में होना चाहिए ताकि और अधिक लिखने में काम लिया जा सके, लेकिन अनिवार्य उपकरण पढ़ना सीखने के लिए नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प, अनुमान लगाने का कौशल। अब हम बात करेंगे अपने 5वें प्रश्न की, और अपना 5वां प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चे खालिस्तान, विकास, सामाजिक सहिष्णुता और रिक्त स्थान
चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। आपको इन दोनों रिक्त स्थानों में कौन सा विकल्प लिखा जा सकता है को बताना है। पहला विकल्प है संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित और संक्रियात्मक केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, संज्ञानात्मक और विस्तृत। यानी अपन पूरा वाक्य बनाएंगे, द्विभाषिक बच्चे संक्रियात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों को 2 भाषाओं का ज्ञान होता है, जो 2 भाषाओं को विशेष रूप से जानते और पहचानते हैं, यानी उसका प्रयोग करना जानते हैं, तो उनका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। अब हम वार्ता करते हैं अपने छठे प्रश्न की। और अपना छठा प्रश्न है, निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? यानी कौन सा उपकरण अपने पास कम है कि हम पढ़ नहीं सकते, पठन कौशल का विकास नहीं कर सकते। 4 विकल्प हैं, लिपि से परिचय, 12 कड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान या संयुक्त अक्षरों की पहचान। आप कौन सा उत्तर होगा के बारे में विचार करें। यदि आपने 1 नंबर विकल्प के बारे में विचार किया है तो आप सही विचार कर रहे हैं, आपका उत्तर सही है। क्योंकि यदि हम बोलना सीख रहे हैं, सुनना और बोलना, ये दोनों के दोनों कारण सिर्फ भाषा पर आधारित हैं, जबकि पढ़ना और लिखना ये दोनों लिपि पर आधारित हैं। इसलिए जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा हम पढ़ नहीं सकते। हम भाषा के 4 कौशल मानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों में प्रारंभिक 2 कौशल भाषा संबंधी कौशल होते हैं और आगामी 2 कौशल लिपि संबंधी कौशल होते हैं। तो यदि हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगामी 2 कौशल यानी पढ़ना और लिखना की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ऑप्शन नंबर 1, लिपि से परिचय के अभाव में, 12 कड़ी से परिचय के अभाव में, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान न हो के अभाव में, या संयुक्ताक्षरों की पहचान के अभाव में। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर, लिपि से परिचय के अभाव में। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अपना 7वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे नंबर 1 लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, विकल्प नंबर 2 लिखी अथवा छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सकें, ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों को जोड़कर पढ़ सकें, या नंबर 4 शब्दों को जोड़कर वाक्य बना सकें। तो ये 4 विकल्प अपने पास हैं और आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 अक्षरों को जोड़कर पढ़ सकें। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5। और कक्षा 1 से 5 में भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे अक्षरों को जोड़कर पढ़ सकें, क्योंकि अक्षरों को जोड़कर पढ़ने के बाद ही वे लिखी और छपी सामग्री का अर्थ समझ सकेंगे। और ये समझना यानी ये समझ विकसित करना हमें आगामी यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भी करा सकते हैं। लेकिन जब तक अक्षरों को जोड़कर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और प्राथमिक स्तर पर हम यही उद्देश्य लेकर चलते हैं कि बच्चे अक्षरों को जोड़ सकें और जोड़कर उनको पढ़ सकें। अब हम अपने 8वें प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब है अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 4 विकल्प हैं, वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख या सुलेख। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, श्रुतलेख। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख इसलिए होता है क्योंकि हमें छात्रों में लेखन क्षमता में वृद्धि करनी है, और लेखन क्षमता में वृद्धि करने हेतु हमें उन्हें कुछ शब्द लिखवाने होते हैं, जिससे हमें उनकी शब्दों की पकड़, लेखन का प्रकार आदि का पता चल जाए और हम आगामी सुधार कर सकें। इसके बाद है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि श्रवण व वाचन कौशलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी? यानी जिससे बच्चे सुन भी सकें और बोल भी सकें। रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उन बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन करना। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, कहानी सुनाकर उन बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। क्योंकि यदि हम केवल रेडियो सुनाते हैं तो छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होगा, हाव भाव के साथ कविता बुलवाते हैं तो वाचन कौशल का विकास होगा। अब अपने पास 2 विकल्प बचते हैं, कहानी सुनाकर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना या प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन करना। यदि हम प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन करते हैं तो यह गतिविधि उच्च स्तर के लिए ज्यादा विशेष होती है, लेकिन हमें क्योंकि कौशलों का विकास करना है, चिंतन का विकास नहीं करना, इसलिए 2 नंबर विकल्प ज्यादा उचित रहता है। कहानी सुनाएं, क्योंकि कहानी सुनने से जितना अधिक श्रवण कौशल का विकास होता है उतना प्रश्नोत्तर से नहीं होता। दूसरा, जब हम कहानी सुनाकर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं तो उन्हें कोई चिंतन नहीं करना पड़ता, अपितु वे अपने मौलिक तथ्यों के साथ ही प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। अब है आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वाणी रिक्त स्थान होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। तो आपको यही बताना था कि वाणी क्या होती है, गौण, स्थिर, अस्थायी या स्थायी। तो इसका सही उत्तर है अस्थायी। वाणी अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि वाणी का कभी भी स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं रहता। वाणी उम्र के साथ साथ बदलती रहती है, तो ये लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है, इसलिए सही उत्तर होगा अस्थायी। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद अपन आगामी प्रश्नोत्तरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।